सबसे पहले यहाँ पे मैंने मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन लिखी है। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन आप लोग दो तरह से करते हो, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, बट हम सेमीकंडक्टर इन बिटवीन है, वो भी होते हैं कंडक्टर इंसुलेटर के अलावा। बट मैंने सेमीकंडक्टर को इसलिए एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में तो नहीं, इनऑर्गेनिक में जरूर आपको वो वाला पढ़ाया जाएगा। जब पी इंजेक्शन वाला पढ़ाया जाएगा तो उसमें जरूर आपको वो कवर करा दिया जाएगा सॉलिड्स के साथ। फिलहाल जो बात यहाँ पे है मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो चीज होती हैं जो एबिलिटी रखते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल दो सॉलिड मटेरियल व्हिच हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स, while those which are unable to conduct electricity are restrict to conduct the electricity are called as the insulator. इनके दरमियान जो कंडक्टर हैं, बेसिकली अगर मैं कंडक्टर की आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो मे बी मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड डाली हो, नहीं डाली, ठीक है नहीं डाली, तो आप जरा एक इमेजिनेशन कर लें कि सबसे नीचे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्शन बैंड, और उन दोनों के दरमियान एक गैप होता है। अगर वैलेंस बैंड में, जो कि अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको मेटल्स की बात बताऊं, चूंकि वो कंडक्टर हैं, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हों जो कि उस एनर्जी गैप को, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। अगर वो एनर्जी गैप इतना कम हो कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो आपका मटेरियल कंडक्टर होगा। कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, वो फ्लो करेंगे, और फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर होगा, यानी कि उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया है। और इसके अलावा, इसके अगर बरक्स देखा जाए तो इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जिनका एनर्जी गैप इनफ, मोर देन इनफ, या इससे कहते हैं कि कंडक्टर से इतना ज्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जंप आउट नहीं कर सकते। उनको जंप करवाने के लिए यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा जो है कंडीशंस, जैसे कि हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है जाके, ताकि इंसुलेटर को भी कंडक्टर बन जाते हैं, इंसुलेटर भी कंडक्टर, बट उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और वो भी लिमिटेड है कि कुछ मटेरियल ही होंगे। तो एनर्जी गैप इतना हो कि वो अगर जंप कर जाए तो वो कंडक्टर, अगर वो जंप नहीं कर पाएंगे तो वो इंसुलेटर होंगे, ठीक है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इनकी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। बैंड गैप की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो बैंड गैप की वैल्यू जो आएगी कंडक्टर के केस में, वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो तो वो जंप कर जाता है। वो रूम टेम्परेचर पे ही इतनी इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है कि वो जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट हो तो फिर इनफ टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर इनफ नहीं होता कि वो उसको जंप करके ऊपर वाले में चले जाए कंडक्शन बैंड में, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिर रहते हैं वैलेंस बैंड के अंदर और वो इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर कंडक्टर की आगे सब टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स, ये उस स्लाइड को डालने का मकसद ये था। ये क्वेश्चन आता है, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आयनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर बेसिकली मेटल्स, ऐसे तमाम मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और उनको मेटालिक कंडक्टर कहा जाता है। बट यहाँ पे जो वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर अवेलेबल इन द वैलेंस शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटालिक कंडक्टर। नो चेंज इन्वॉल्व इन मटीरियल, मटीरियल में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ, फॉर एग्जांपल आप आयरन की बात करते हो तो उसके साथ अगर आप कोई बैटरी का पीस जोड़ते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके मटीरियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डजेंट इन्वॉल्व द मैटर ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर का मतलब क्या है कि इसमें मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। देखिए ना, चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें मैटर तो फ्लो नहीं कर रहा ना, तो इसमें मैटर फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा लिखा है, चौथा पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, इसके 3 पॉइंट पढ़ते हैं अब आयनिक कंडक्टर के। आयनिक कंडक्टर से मुराद आयन, आपने कोई आयनिक कंपाउंड लिया, उसको आप लोग या तो सोल्यूशन फॉर्म में ले हैं या उसको मोल्ट कर ले, मेल्ट करके उसको मोल्टन फॉर्म में ले हैं। तो दो तरीके से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकती है। नंबर वन इज द के आप सोल्यूशन फॉर्मेशन कर लें, नंबर दो के आप लोग उसको मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में ले हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विर्च्यू ऑफ आयंस, आयंस से मुराद आपने आयनिक कंपाउंड को जब डिसोसिएट या डिसॉल्व किया तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी आउट करेंगे। इन्वॉल्व, देयर इज अ चेंज इन्वॉल्व इन द मटेरियल, क्योंकि आपने आयनिक कंपाउंड जो लिया है उसको सॉल्युबलाइज किया है या उसको मेल्ट किया है, तो इसका मतलब है मटेरियल चेंज हुआ है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व है मैटर ट्रांसफर, बिल्कुल होगा। देखें, आपने जब सोल्यूशन बनाया तो आपको तो नहीं पता कि कौन सा आयन कहाँ जाएगा,
आपने तो सिर्फ रैंडमली सोल्यूशन बना दिया है। आल द आयंस, अदर इट इज अ कैटायन और एनायन, वो क्या करेंगे, वो अपनी मर्जी से इरिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होके वो मूव करेंगे। उनकी आप कंडक्टिविटी या उनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट लिखा है डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, मेटालिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट भी करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन भी उसी के वर्टिकली, आप समझ लें कि एक तरफ वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करे हैं और वर्टिकल भी। तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन उनकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। मोबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि वो आपस में ही क्या करेंगे कि उनके आपस में टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और कोलिजन ज्यादा होने की वजह से आपकी जो कंडक्शन होगी वो कम होती जाएगी। इसके बरक्स अगर आयनिक कंडक्टर को देखा जाए तो आयन जो है आयनिक कंपाउंड का अगर कुछ हिस्सा रह भी गया है सॉल्युबलाइज होने में, तो आप टेम्परेचर जैसे ही राइज करते हो वो आयन को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करना शुरू कर देते हैं। और इसके आगे एक ला पढ़ेंगे, हर आयन सेपरेटली मूव करता है दूसरे आयन की निस्बत, यानी अपने जो है कंपिटिटिव आयन होता है उसके बरस उसके साथ जो है ना उसके इससे इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। इस वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो राइज होती है विद टेम्परेचर। तो ये एक मैंने पीछे मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ केपीएससी के नहीं, केपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी सबके पेपर्स पढ़े हैं। तो मैंने उस लिहाज से देखा था, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत से स्टूडेंट ने उसका मेरा ख्याल है रॉन्ग आंसर भी किया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन ये था कि मेटल वाला सबको याद होता है लेकिन आयनिक कंडक्टर वाला ये नहीं था। उसमें कहा था सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन बनाया गया है, मेल्ट किया गया है, बेसिकली उसको मोल्टन फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो बहुत से बच्चों ने डिक्रीज भी लगाया होगा, बट आपने इंक्रीज ही लगाना है क्योंकि आयनिक कंडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आगे है ओहम लॉ। ओहम लॉ आप लोग, मैम इसके रीजन दोबारा बता देती हैं? जी मैं बता सकती हूँ। मैं कह रही थी कि आयनिक जब स्पीशीज को आप सॉल्युबलाइज करते हो ना, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो आयंस को सेपरेट कर देती है, मजीद सेपरेट कर देती है। कि वैसे भी नेक्स्ट आप इसके आगे ना स्लाइड के आगे एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो आयंस है वो सेपरेट बिहेव करते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस, यानी केटायन इन आयन से सेपरेट बिहेव करेंगे। केटायन इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, एनायन इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा। जैसे ही आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस सिस्टम का, तो केटायन जो है वो भी और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आयनिक कंपाउंड जो आपका अनसॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म में रह गया होगा वो भी सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि आयंस की मूवमेंट अगर तेज भी हो जाएगी, तो आयंस जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। आयन जब एक केटायन और एनायन उनकी बाउंड्री होती है, वो आपस में टकरा नहीं सकते, ठीक है। उनकी दरमियान जो बाउंड्री है वो वेल सेपरेटेड होती है, इसलिए उनकी मूवमेंट का एक दूसरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जी क्लियर। जी मैम। ओके। ये रुकैया कह रही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम शेयर हो तो रही है, उधर शेयर नहीं हो रही होगी। रुकैया मुझे एक दफा फिर से बता दे, आप शेयर हो रही है? अभी तो वो क्लास में नहीं है मेरे पास। अच्छा, चले ठीक है। उनका लीव हो गया होगा शायद। ठीक है, ओहम्स लॉ पढ़ते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है ये भी आप पढ़ते आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ। ओहम लॉ, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट passing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। एक बात याद रखनी है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कॉर्नर या बिटवीन द टू वायर्स नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। एक चीज हाई पोटेंशियल पर होगी, दूसरी चीज लोअर पोटेंशियल पर होगी, तभी करंट फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पर अगर हीट की मिसाल इस तरह मैं आपको दे दूं, अगर हाई टेम्परेचर पे कोई बॉडी होगी और एक बॉडी लो टेम्परेचर पे होगी, तभी हीट फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज होगा तभी करंट फ्लो करेगी, वरना अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल है तो वो कभी भी फ्लो नहीं करेगी। इसलिए बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक को आप पॉजिटिव से जोड़ते हो और एक को नेगेटिव से, यानी एक को पोटेंशियल बहुत ज्यादा दे रहे हो और एक को बहुत कम दे रहे हो, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। जो बेसिक लॉ है इसका, ओहम का, वो आप लोग सब पढ़ते आए हो, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन एक फर्क है,
ये ला शुरू होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी से, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और फिर प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट लगता है वो है आर, वो आर नहीं है, वो 1/r है। तो पूछा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि ओहम लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन सा है, तो वो 1/r है। मैं आपको जरा अच्छा, अगर तो देखें, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन भी ओहम लॉ की यही है कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर। अच्छा जी, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कुछ इस तरह से होता है, आई इज प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है जो कि 1/r है वी के साथ। तो फिर ये आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखा इसी तरह से जाता है ओहम लॉ। सबने यही पढ़ा होगा ये लास्ट वाली फॉर्म, लेकिन इसके पीछे की डेरिवेशन ये जी, क्लियर है? मैम ये फर्क क्यों आ जाता है, मतलब अगर एक साइड पे वोल्टेज को दूसरी साइड पे ले जाएं और करंट को दूसरी पे, तो फिर तो हम आर लगाते हैं। जी, लगाते आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन का अगर इसका सही आंसर, क्योंकि उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा होता है ना कि करेक्ट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको जरा सर्कल करें, तो आप इसका आर नहीं लगा सकते, इसका 1/r लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द ओहम लॉ इज 1/r, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आर है सिर्फ, क्योंकि अगर उसकी डेफिनेशन को अकॉर्ड किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नहीं उसने कहा था। तो उसकी डेरिवेशन अगर पीछे से देखी जाए तो वो यहाँ से शुरू होती हैं और वो यहाँ पे खत्म होती हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म दी होती है, तो इसलिए v इज इक्वल टू आई आर लिखा जाता है, ठीक है। मैम ये ठीक है आर मैम। को ये पूछना था मैंने कि ये आर जस्ट कांस्टेंट है या रेसिस्टिविटी से जी रिलेटेड जी, है, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस ना भी है, याद कांस्टेंट भी है, रेजिस्टेंस भी है। आई वी इक्वल टू आई हाँ आर में जो आर इन्वर्सली है वो रेजिस्टेंस है। वो जो जी दूसरा मैम। आर है ना वो जनरल गैस कांस्टेंट होता है, वो और चीज है, ये और जी चीज मैम, है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ ये लगी है कि करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंट, तो शायद इस वजह से आई 1/r यहाँ पे आएगा। जी, ऐसे भी कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है मैम। ठीक है। जिसको अगर मैं बहुत तेज जाऊं और किसी को लगे कि मेरा क्वेश्चन तो रह गया, तो वो चैट में लिख दीजिएगा, मैं एंड पे पढ़ लूंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की तीन तरह की टाइप्स है, ये भी क्वेश्चन बड़ी दफा आया हुआ है, यूनिट्स मोस्टली पूछे हुए हैं। और इसकी तीन तरह की टाइप्स है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी सब्सटेंस, किसी ऐसी जो है आयनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड जिसका आपने सोल्यूशन बनाया हो और वो सोल्यूशन 1 मीटर क्यूब हो। ये मैं स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कर रही हूँ, स्टैंडर्ड चीजों की डेफिनेशन। तो 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन अगर किसी चीज का हो और उसकी जो जितनी भी कंडक्टेंस होगी वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। इसका जो यूनिट है वो है पर ओहम, पर मीटर। और पर ओहम का आप लोग सीमन भी पढ़ते हो, तो सीमन पर मीटर भी कह सकते हो इसका यूनिट। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो आप लोगों ने कहा सोल्यूशन फॉर्म में उसकी, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यहाँ पे ये इसलिए मैंने लिखा है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, क्योंकि आप उस टर्मिनोलॉजी में दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, सॉलिड को भी लिक्विड को भी। बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिकली आप लोग सिर्फ लिक्विड की मेजर करते हो, वो भी उसके 1 मीटर क्यूबिक सोल्यूशन में। चूंकि सोल्यूशन तो सॉलिड चीज का ही बनेगा, बट वो सोल्यूशन फॉर्म में ही उसकी कंडक्टेंस को चेक किया जाएगा, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। ये 1 मोलर सोल्यूशन किसी भी चीज का, अगर 1 मोलर सोल्यूशन बना लिया जाए सोलूट का, तो वो जो उसकी कंडक्टिविटी आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। एक जो फर्क है वहां पे यहाँ लिखा हुआ है, डेट इज 1 मीटर अपार्ट। तो जो इलेक्ट्रोड मेजर करेंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, वो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे होंगे। और इसके अलावा जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में अवेलेबल होगा वो कितना होगा, 1 मोलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो है पर ओहम, पर मोलर, या इसको सीमर पर मोलर भी कह सकते हैं।
इसके अलावा जो लास्ट है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, आप इसकी जो डेफिनेशन है वो कहता है ऐसी चीज का सोल्यूशन जो 1 ग्राम सॉल्यूट से बनाई गई हो। 1 ग्राम किसी भी चीज का इक्विवेलेंट सॉल्यूट हो, वो उसका सोल्यूशन आप लोग बनाया हो और उसको ऐसे सेल में रखा गया हो जिनमें इलेक्ट्रोड 1 मीटर अपार्ट हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होगी। सिर्फ इसके यूनिट्स ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत दफा पूछे गए हुए हैं। पर ओहम पर ग्राम भी कह सकते हैं या सीमन पर ग्राम भी कह सकते हैं इसके यूनिट्स को। ठीक है, आगे है सेल कांस्टेंट। तो मैम मोलर कंडक्टेंस की क्या है, मोलर कंडक्टेंस वाले यूनिट्स? जी सीमन पर मोलर है, मैंने लिखा हुआ है उसके साथ ही, सीमन पर अच्छा, पर मोलर, ठीक है। सेल कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन जो है ये जरा ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे मैंने 2 डेफिनेशन पीछे वाली स्लाइड्स की डाल दी हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ उसमें क्या चीज है। वो साथ जो है ये हैंड रिटन मैंने इसके अंदर पीछे डाली है, क्योंकि मुझे कहीं से ये अच्छी नहीं मिल गई थी इसकी, ये कैसे समझाया जाए बच्चों को। रेशियो बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी वो कंडक्टेंस जो 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन की है, टू द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस आर रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट डिस्टेंस टू एरिया। इसकी 2 तरह से डेफिनेशन है, किसी तरह से भी आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन मुझे पहले वाली ध्यान रखनी है तो मैं वही याद रखूंगी। तो रेजिस्टेंस का जो आप लोगों ने फार्मूला शुरू से पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ एरिया है। लेंथ का जो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस की इनवर्स के बराबर होती है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। तो मैंने इसको जरा सामने वाले पेज पे ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस का अगर उलट है तो रेजिस्टेंस के फार्मूले को मैंने उलट कर दिया है कंडक्टेंस का बनाने के लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि रॉ है, R A/L के बराबर होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ρ होगी। तो 1/ρ को भी फार्मूला इसी तरह से मैंने अरेंज कर दिया है। अब सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला लगाएं, वो है आप लोगों का L/RA। और अगर कंडक्टेंस का लगाएं तो वो है आपका ρ L/A। ये ऊपर आपका जो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस है उसका भी मैंने फार्मूला लिखा हुआ है हर चीज का। वो जो नॉर्मल कंडक्टेंस है ना, वो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस का लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, दोनों का आपने फार्मूला लगा लिया। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कैंसिल आउट होने के बाद इनके यूनिट लिखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। मैंने साथ साथ सारे यूनिट लिखे हैं, इस स्लाइड को एक दफा गौर से देख लें। अगर अब अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो फिर मैं इसको समझा देती हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह ये लिखा है मुझे लगता है कि ये सब बच्चों को समझ आ गई होगी। एक दफा इसे गौर से देखें। मैम इनका क्या यूनिट पूछते हैं उसमें एमसीक्यू में? सेल कांस्टेंट का मतलब ये जो डेरिवेशंस या फॉर्मूले लिखे हैं? नहीं नहीं, ये हाँ जी, यूनिट सिर्फ यूनिट निकालते हैं, यूनिट पूछते हैं। और सेल कांस्टेंट का ये जो डेफिनेशन है इसके हवाले से कुछ पूछ लेंगे। यूनिट तो ये जो पीछे मैंने 3 4 चीजें आपको समझाई है ना, ये सब के यूनिट ही पूछते हैं। ये इसमें मतलब कोई डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। मैंने डेरिवेशन इसलिए किए हैं ताकि बच्चों को पता चले कि इसका यूनिट पर मीटर आया कैसे है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जी शो मैम। करवाई है। इसके बाद अब जो आप लोग छोटे होते से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो ना करंट की और रेजिस्टेंस की, वो थोड़ी सी डेफिनेशन मॉडिफाई कर ले। वो कुछ इस तरह से है कि जो फिजिकल के लिहाज से है, और पेपर भी आया तो इसी तरह से आएगा। इसके मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल दूंगी ना, आपको समझ आ जाएगी। ये जो करंट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, करंट का यूनिट तो एम्पेयर है, लेकिन डिफाइन उसके कुछ और ही करते हो। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इनवेरिएबल करंट दैट डिपॉजिट 0.001118 ग्राम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इन 1 सेकंड व्हेन पास थ्रू द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का अगर निकालो ना, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास सिल्वर नाइट्रेट का, मोलर मास, तो वो आता है 111 या 8। तो उसको उन्होंने नीचे 1000 पे डिवाइड करके उसकी करंट को कहता है कि अगर इतना चार्ज ये डिपॉजिट कर दे 1 सेकंड के पास थ्रू से, तो वो उसका यूनिट जो है एम्पियर आएगा। ये सिर्फ ना इसकी डेफिनेशन वही है कि एक कॉलम चार्ज जो आप लोग पास आउट कराते हो और वो 1 यूनिट सेकंड में, तो वो जितनी भी करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। ये डेफिनेशन वही है, सिर्फ फर्क क्या है सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर नाइट्रेट इसलिए डाला जाता है क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रोड सबसे इस्तेमाल होता था वो सिल्वर नाइट्रेट का था। सिल्वर नाइट्रेट का जो साल्ट था, वो जो
सिल्वर क्लोराइड का बन चुका है, पहले वो करते थे। तो जो, क्योंकि उन्होंने तब ये इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसलिए ये वाली इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है। जो वैल्यू याद रखने वाली वो सिर्फ ये है, 0.00111 ग्राम, ये याद रखने वाली है। इसके अलावा कुछ भी इसमें कोई खास वजह नहीं है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक स्टैंडर्ड, जिस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक उन्होंने इलेक्ट्रोड बना लिया था कि इसके लिहाज से सबका रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है, उसी तरह इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट को करंट की डेफिनेशन यानी एम्पेयर की डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, और नीचे देखें मरकरी के कॉलम को रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब अगर आप स्पेसिफिक रीजन पूछे ना कि इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट ही क्यों और इसके लिए मरकरी कॉलम, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। सिर्फ उनकी रेजिस्टेंस की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी को देखकर उन्होंने रखा हुआ है, और उन सिल्वर नाइट्रेट में उसके कंपेरेबल आयन होते हैं, इस वजह से भी रखा हुआ है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, सबको पता है। डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मर्करी कॉलम ऑफ 106.3 सेंटीमीटर कॉलम, जो कॉलम लेंथ में इतना है 0 डिग्री पे, और विच कंटेन द 14.42452 ग्राम ऑफ मर्करी। इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इन्होंने ये कितना दिया है और क्यों दिया है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो वैल्यूज निकाली थी, ये वो वैल्यूज हैं। जब उन्होंने इसके लिहाज से, मतलब इसी को कंपेयर, इसको स्टैंडर्ड बनाया, और इसके कंपेयर में बाकी सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टर अपीयरेंस वो सारी निकाली गई थी, कंडक्टर्स वगैरह। मैम लास्ट, मतलब ये ये लास्ट नहीं है, लास्ट सॉरी, वाला जो यूनिट है। फैराडे कांस्टेंट, ये भी जो एफ की वैल्यू कुछ लोग कल कह रहे थे कि वो किस तरह से निकाली गई है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल और एवोगाड्रो मैम नंबर। एक बार जी मैम मेरी बात सुनिए एक बार। पीछे बोलिए। वाली स्लाइड में जो ये यूनिट है मुझे इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई, एक बार आप पीछे वाली स्लाइड जी ये भेजिएगा। ले, अच्छा, आज ये आपको स्लाइड्स मिल इसके जो जाएंगी। ये लास्ट, हाँ जी। मैम पर मीटर जो आया है ना इसकी मुझे मतलब नीचे ये स्क्वायर है, ऊपर लेंथ का मीटर स्क्वायर है। नहीं ये नहीं, मुझे मुझे एक मिनट, मैं फाइनली समझ समझाती हूँ आई। आपको। इधर देखें, सबसे जी पहले यहाँ पे देखें, इस लेंथ का 1 मीटर जी और इस लेंथ का भी 1 मीटर, जी मैम। ये हो गया मीटर स्क्वायर। एक इस मीटर रो का आप लोग लगा रहे हो, यहाँ पे देखो, रो का यूनिट क्या है, ठीक है। ओहम मीटर। मीटर, ठीक है, ओहम ओहम मीटर है। मीटर। ये ओहम मीटर आ गया, रेजिस्टेंस का ओहम है, एरिया का मीटर स्क्वायर और इस एरिया का भी मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से कट गया, ओहम भी ओहम से कट गया। ऊपर वाला मीटर नीचे वाले मीटर के स्क्वायर से कट गया, बाकी रह गया 1 मीटर। ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। मैम इस फॉर्मूले में जो ओ कंडक्टेंस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, ये वाली ऑब्जर्व, कंडक्टेंस, ये अच्छा। वाली, ये वाली कंडक्टेंस। जी। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर 1 मोल हो, उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड करेंगे उसको फैराडे कहा जाता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो है 96485 कोलम पर मोल, ये भी लिखी जाती है। और इसके अलावा 96500, मोस्टली 96500 इस्तेमाल की जाती है, उसको कंपेयर शेयर करके उन्होंने सारा कुछ करके ना वो लिखा हुआ है। तो लेकिन हम लोग जो है ना 96485 भी इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म देखी जाए तो एल इज द वोगैद्रो नंबर और ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो साथ लिखी है ना इक्वेशन, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो भी तरीकाकार वही है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें फर्क लगेगा। आप सिर्फ डायरेक्ट क्या करो, एवोगैड्रो नंबर को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.69 10⁻19 कूलम, उससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। उसने सिर्फ एक फर्क ये डाला हुआ है कि 1/1.69 कर दिया, वो थोड़ा सा फर्क है, इस वजह से वो आपको वैल्यू 6.248 और 10⁻18 की फॉर्म में नजर आ रही है। आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज आप समझ ले है ही नहीं। आप खुद करें, एवोगाड्रो नंबर लगाएं और साथ ही इलेक्ट्रॉन चार्ट लगाएं, आपको खुद ये आंसर निकल निकल आएगा 96485। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो जरूर याद रखिएगा, कूलम पर मोल है। सम टाइम क्या होता है, बच्चे सिर्फ कूलम लगा देते हैं और फिर जब यूनिट की कैलकुलेशन करनी होती है नीचे जाकर देखते हैं कि ये तो जवाब गलत आ गया, हालांकि ये नहीं आना चाहिए था। तो फिर वो क्यों गलत आ रहा होता है, क्योंकि आपने कॉलम पर मोल नहीं लगाया, यहाँ पे गलती होती है। ये 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, ये काफी आगे चला गया। कॉलरिश लॉ है, ये लॉ जो है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये लाइन फूल याद रखिएगा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जो ऑस्टवर्ल्ड है वो सिर्फ एक के लिए एप्लीकेबल है। ये कहता है कि जब इनफिनाइट डिल्यूशन कर दी जाए, व्हेन इलेक्ट्रोड इज कंप्लीट इन आयनाइज, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स को आयन।
जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हो, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप अब नेक्स्ट एक ड्रॉप भी डालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नहीं रहा बल्कि पूरे सॉल्वेंट में चेंज हो चुका है। इनफिनाइट डाइल्यूशन टोटली डाइल्यूशन हो चुकी है। उस उसके बाद कहता है कि आप जब उसको कंप्लीटली वो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। हर आयन अपने रिस्पेक्टिव को आयन से इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, उसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। मतलब पहले ये होगा कि सोडियम के साथ साथ उसकी क्लोराइड की कोई बाउंड्री, एक बाउंड्री होती है, दोनों एक बाउंड्री के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी बाउंड्रीज का इंटरेक्शन होता रहता है। लेकिन अब क्या होगा, जब इनफिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी तो उनकी बाउंड्रीज का इंटरेक्शन भी नहीं होगा। As all the ion are independent, therefore each ion contributes own share for total equivalent conductance। तो कहता है कि हर आयन आयन की मूवमेंट की वजह से भी आप कहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब कंडक्शन हो रही है उस सॉल्यूशन के थ्रू। तो कहता है हर आयन अपना शेयर खुद देगा कंडक्टेंस में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये सिर्फ इसके ध्यान से पॉइंट बस याद रखिएगा, ठीक है। और ये बात कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे एप्लीकेबल है। चलिए आगे। जी मैम। अच्छा जी, ऑस्वर्ड लॉ है। ऑस्वर्ड लॉ कहता है ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इससे कोई भी कंसर्न नहीं है। कहता है द इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। जितनी ज्यादा आप लोग डाइल्यूशन करते जाओगे, ये वो रूल है जो मैंने पहले दिन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में आप लोगों को बताया था। उसमें कहा था ना कि डिग्री ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसमें आप लोगों को कहा था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और मैंने एक फिर उसके बाद वॉइस नोट भी भेजा था। उसमें यही था कि वो कंसंट्रेशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। ठीक है, आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने कुछ साल्ट ऐड किया है, आप साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, साल्ट की मकदार बढ़ाते जाओगे तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उसकी डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ, यानी कि पानी की मकदार बढ़ाते जाओ, तो फिर क्या होगा, आप लोगों की जो है डाइल्यूशन की वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये है, ये सिर्फ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं कि ये उससे थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पे। इट रिलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को रिलेट करता है। ये वही बात है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। और लेकिन वहां पे मैंने ला का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने आगे उसकी एक स्लाइड ऐड की हुई थी, इसलिए मैंने उस दिन वाली इक्वेशन इक्वेशन वही है, आप बेशक उसको कंसंट्रेशन से रिलेट कर लो, चाहे अपने पास एक बना लो कि वही जो क्या थी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन के। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इस पूरे मॉड्यूल में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी जो कि जिसमें मौजूद था, रिडॉक्स रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक मोबिलिटी, रिडॉक्स एजेंट, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी टाइप, ग्लवानिक सेल था जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, ये दोनों आपने पढ़ी थी। इसके अलावा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था विद द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लास्ट पे आप लोगों ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें फैराडे कांस्टेंट, ऑक्सफोर्ड लॉ, डाइल्यूशन, और इसके अलावा आपने वो पढ़ा है कि कॉलरिज लॉ। अब मैं थोड़ा सा ना इस मॉड्यूल को पीछे लेके जाती हूँ, जो बच्चों को उस दिन समझ नहीं थी आई चीजें। चूंकि अभी अभी 5 मिनट हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ से समझ लो ये चीज। आप लोगों को कुछ बच्चों को नहीं समझ आई थी उस दिन के लेक्चर में से। तो ये आज मैं अगर मॉड्यूल इसी के ऊपर लेके चलती हूँ तो कोई मसला नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले तो मैंने ये आप लोगों को बताया था SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई एक मटेरियल, आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन आपके पास मटेरियल है, तो मैं कहती हूँ कि इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फर्ज कर लो। सपोज मुझे उसकी वैल्यू नहीं याद, वो आगे आती है सीरीज तो देख लेंगे उसमें कि उसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका है 0.42। इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करके आप किसी मटेरियल की एबिलिटी बता रहे हो कि ये मटेरियल कितनी जल्दी रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन की है 0, 0 से मतलब ये ना तो रिड्यूस कर सकते हैं ना ऑक्सीडाइज। 0 का मतलब तो यही है ना, जो चीजें हाइड्रोजन से ऊपर अवेलेबल है सीरीज में, इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करवा सकती हैं। ठीक है, ये मैं सॉरी हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं, हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकती हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है कि कोई चीज कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, मैं कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, उस मटेरियल का रिडक्शन पोटेंशियल ये शो करता है कि वो कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा।
आप जरा अगली सीरीज में समझाने की कोशिश करते हैं। ये जरा देखें, ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन का है 0, इससे ऊपर है कॉपर। इसका मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का या किसी भी मटेरियल का अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसके ऊपर जाते जाएं, अगर मैं कहूँ कि दो चार मेटल है मेरे पास, एक कह लेते हैं कि ये सिल्वर है, ये सिल्वर आ रही है, और दूसरी मैं कहती हूँ कॉपर। तो कॉपर और सिल्वर का अगर दोनों को इकट्ठा रखा जाएगा तो क्या होगा? सिल्वर उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा कॉपर से, और कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सिल्वर की खुद की रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन में यहाँ पे दो पॉजिटिव है, फिर तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जिसकी रिडक्शन होती है वो मटेरियल क्या होता है? कैथोड। आपने कहा था कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, तो सिल्वर पे क्या हुई फिर? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और किससे? कॉपर से ज्यादा है। जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो खुद को रिड्यूस करेगा, अगले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो खुद को रिड्यूस किया है और रिडक्शन हुई है, तो इसका मतलब वो खुद को एज अ रिड्यूसिंग, सॉरी, एज अ कैथोड यूज होगा। जबकि अगर नीचे वाले की बात की जाए, नेगेटिव वालों की बात की जाए, तो नेगेटिव में जितनी वैल्यूज आप कहते हो कि बड़ी होती जाती है, वो उतना ज्यादा कम होता जाता है उसका जो पोटेंशियल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं जिंक की, इसके कंपैरिजन में मैग्नीशियम की कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। जिंक का है -0.76 और मैग्नीशियम का है -2.36। रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 ज्यादा होगा या 2.36? अब साइन काउंट होगा, तो जाहिर सी बात है 0.76 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द -2.36। तो -0.76 चूंकि ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये जब मैग्नीशियम और जिंक दो इलेक्ट्रोड बनाए जाएंगे, तो जिंक क्या करेगा? मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और अपनी क्या हो जाएगी? उसकी रिडक्शन। द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस, वो कितनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है? हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस, उतनी ही जल्दी वो रिड्यूस होगा। तो जिंक और अगर मैग्नीशियम की बात करें, तो जिंक रिड्यूस होगा और वो कैथोड बन जाएगा, जबकि मैग्नीशियम एनोड के तौर पर काम करेगा। आप मुझे बताएं, इन दो स्लाइड में कोई है अभी भी कंफ्यूजन? तो फिर मैं, क्योंकि 1 मिनट रह गया, फिर मैं आगे जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगले जो मैंने न्यूमेरिकल डाले वहां से शुरू करूंगी। मैम आ गए समझ ये अब वाला। क्लियर है? किसी बच्चे का भी ना रहता हो इस तरह से कोई फर्क? अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली समझ आ गई। अब मैं थोड़ी सी न्यूमेरिकल भी आपको दूंगी कुछ आपके असाइनमेंट्स के लिए। तो ये जरा यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं। तो ये आ गया सेल पोटेंशियल। कुछ बच्चों को यहाँ पे बात खत्म करने पे थोड़ा सा डाउट था कि सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने बाकी चीजें तो चलो समझा दी कि दो उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, और दोनों कंपार्टमेंट्स में दो इलेक्ट्रोड डिप किए होते हैं, और उसको एक एक्सटर्नल सर्किट के जरिए जोड़ा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये दो फ्ला इलेक्ट्रोड हैं, ये भी पूछेंगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, और बताएंगे नहीं कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। सिर्फ क्या करेंगे, दोनों मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रोड बना हुआ होगा उसका पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे। आपको कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड का ये पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का ये पोटेंशियल है, मुझे ये बताएं इनमें से कैथोड कौन सा है, इनमें से एनोड कौन सा है। अगर तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके लिए काम आसान है। जो पॉजिटिव में वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, आपको होगा ये कैथोड के तौर पर काम करेगा, जिसकी पॉजिटिव में वैल्यू कम होगी, आपको होगा ये एनोड के तौर पर काम करेगा। इसी तरह से एक और केस होगा जिसमें अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो आपको होगा जो छोटे वाला नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। -0.2 ज्यादा होगा कि -0.4 ज्यादा होगा? डेफिनेटली -0.2 ग्रेटर देन -0.4। तो कहोगे कि -0.2 इज एट हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका जो है उसको आप कैथोड के तौर पर इस्तेमाल कर दोगे। एक तीसरा केस आता है जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान ये है, बच्चों को ये वाला सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, ये वाला चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव की। हालांकि यहाँ पे तो सबसे आसान काम है। जिसका पॉजिटिव है इसका मतलब वो तो ऑटोमेटिकली कैथोड हो गया, और जिसका नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली एनोड बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, पॉजिटिव वाले को पहले लिखो, कैथोड बेसिकली लिखना तो आपने कैथोड को ही पहले है, कैथोड को लिखो, फिर एनोड के पोटेंशियल को लिखो, दोनों को माइनस करो, आंसर निकल जाएगा। दूसरे दो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने जितने बच्चों को आज तक पढ़ाया वो कहते हैं मैम नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला बस मुश्किल है, बाकी दो आसान है। कि पॉजिटिव पॉजिटिव का तो फर्क आसानी से पता चल जाएगा, जो हायर है वो कैथोड होगा, जो लोअर है वो एनोड होगा। नेगेटिव में जो लोअर होगा वो क्या होगा, वो कैथोड होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बेसिकली बड़ा होता है, और नेगेटिव में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो ये चीज थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को।
तो ये वाली बात तो आपको तो तंग नहीं करेगी ना, यहाँ पे मैं अब इससे आगे जा सकती हूँ ना। जी मैम कंटिन्यू करें। ये देखें एक एग्जांपल मैंने बिल्कुल क्लियर वाली, एल्यूमिनियम है, कहता है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -1.66, और कॉपर है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34। अब जरा पहले मुझे ये बताएं कि ये कैथोड के तौर पे इस्तेमाल होगा कॉपर या एल्यूमिनियम का जो होगा कैथोड के तौर पे इस्तेमाल, यहाँ पे तो क्लियर। कॉपर कैथोड होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कॉपर ही कैथोड होगा। कॉपर को लिखें पहले, कैथोडिक पोटेंशियल माइनस एनोडिक पोटेंशियल करेंगे, आंसर आपके पास आ रहा है पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव किस केस में होता है, गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? अब कोई और बच्चा जरा रिप्लाई करे, वो माशाल्लाह काफी कर रहे हैं रिप्लाई, तो जरा एक बच्चा और रिप्लाई कर दे। जी, जिनका ई सेल पॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में हमेशा ई सेल पॉजिटिव आएगा, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है आप लोग सिस्टम के ऊपर एनर्जी लगा रहे हो, तो इसलिए उसका ई सेल नेगेटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे, इसके आगे ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ये आपको, अगर आपको सेल पोटेंशियल ई फाइंड आउट करना आ गया है, आपने डायरेक्ट इक्वेशन में डालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सेल का वो पोटेंशियल, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम आ जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव, अच्छा जी, ई पॉजिटिव है गैल्वेनिक सेल के केस में, तो इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी उसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ई नेगेटिव होता है, तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इसको आप लोग कुछ भी पढ़ लेना। गैल्वेनिक सेल के लिए नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पॉजिटिव होती है। मैम ये वाला टॉपिक नहीं समझ आता। ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला, ये जी। अच्छा, आप इसकी ना मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि आपकी तनख्वाह है 10,000 और आपके महीने के खर्चे हैं 8,000, ये जो बाकी 2,000 रह गया ना, ये 2,000 वो चीज है जिसका आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, इसको कहते हैं फ्री एनर्जी, यानी कि ये वो काम है, ये फ्री, वो मैक्सिमम जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल एनर्जी है, आप लोग इससे कोई भी वर्क कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये अवेलेबल फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की, जो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करवा सकते हो। इसका बेसिकली थर्मोडायनामिक में खासा मैंने इसका लंबा लेंथी इसका इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका ये कैलकुलेटिंग फार्मूला डाला हुआ है ना, -NFE। तो ये जो ये फार्मूला है ना, ये थर्मोडायनामिक फार्मूला है, ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये उसमें काम आएगा, जब वो वाला मैं मॉड्यूल स्टार्ट कराऊंगी ना तब आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आप ये याद रखें, ये वो फ्री एनर्जी है, ये वो अवेलेबल एनर्जी है जिसकी वजह से आप लोग किसी भी सिस्टम से काम करवा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू समझ आती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये पॉजिटिव होगी और गैल्वेनिक सेल के लिए ये नेगेटिव होगी। इसका एक न्यूमेरिकल देख लें अगर, तो ये क्लियर अगर आपको नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान कर दीजिएगा, मैंने बड़ी कोशिश की थी इसको अच्छा से डालने की, लेकिन खैर। Calculate the Gibbs free energy for oxidation of the chloride ion to chlorine gas as its reduction potential is 0.328। आपने इसके ना सोल्यूशन पे नहीं जाना, उसने डेल्टा एफ लिखा है, ये डेल्टा जी ही है। माइनस एन कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस है तो Cl2 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, Cl2 में कन्वर्ट होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। फैराडे कांस्टेंट की 96500 ही लगाई हुई है, और ई की वैल्यू उसने 320 लगाई हुई है, ये 320 नहीं लगानी है आपने, यहाँ पे ये गलती की हुई है उसने इस न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे आपने लगाना है 0.328। 0.328 लगाने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, आंसर खुद निकालेंगे, ये आंसर गलत है, इसलिए मैंने ये डाला था कि इसका आंसर गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें गलती थी, इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल डाला था, वरना न्यूमेरिकल मेरे पास काफी थे, क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा जी आपको नजर आ रहा होगा, लास्ट में निकलेगी इसकी नेगेटिव, तो नेगेटिव इसकी वैल्यू निकलती है, तो वो कहता है कि चूंकि ये नेगेटिव है डेल्टा जी, तो इसका मतलब ये गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। इसके अलावा एक और चीज थी, ये देखें जरा, डेल्टा जी नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी कि क्लोराइड आयन खुद ब खुद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा, जिनकी डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि वो खुद ब खुद नेगेटिव, सॉरी, खुद ब खुद कन्वर्ट होंगे, उनको किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है, और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाली बात किसी ने मुझसे चैट में पूछी हुई थी,
मैम गलवानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, वो मैं आपको ना लास्ट में बता देती हूँ, नहीं बता पाई तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज सेंड कर दूंगी। और ये जो है ना कॉपर कैसे कैथोड है, अच्छा गिलवानिक मैम जी एनर्जी और एन इक्वेशन, नर्स इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेशन एमसीक्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2022 जिसमें मैंने दिया था ना, आप यकीन करें एल एन वाला एक एमसीक्यूज आया था, हालांकि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, तो फिर वहां पे एक तुक्का लगाना पड़ता है नियरेस्ट आंसर का। तो आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। ये जो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन वाला आता नहीं क्योंकि कैलकुलेटर लो नहीं होता, तो वो गलत बात कहते हैं। जो है पीएच पीओएच वाला भी आया हुआ था, नेगेटिव लॉग जिसका लेना था, तो वहां पे भी सबका मुंह देखने वाला था, और यहाँ पे एल एन वाला भी आंसर आया हुआ था, ये बिल्कुल इसी तरह ये इक्वेशन थी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एल टी एल एन के। वहां पे पूछा हुआ था कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वहां से आप केसी निकाल सकते हो ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखोगे, आप केसी की वैल्यू एक निकाल लोगे, उसका एल एन लेना पड़ता है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं नेचुरल जो दूसरा लॉग है, तो वो यहाँ पे फिर एन एफ के साथ 2.303 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन का एक फैक्टर होता है 2.303, तो वो यहाँ पे फिर उसके नीचे सॉरी आर टी के नीचे 2.303 रख देते हैं, और उसका लॉग ले लेते हैं के की वैल्यू का, और फिर उसको आर टी से मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड पे एन वो 2.303 से डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाता है, बिल्कुल आता है, ये न्यूमेरिकल आता ही आता है। ये जितने भी मैंने टॉपिक डाले हैं ना, ये मैंने सारे इसी तरह सोच समझ के डाले हुए हैं। 0.328 कैसे, हाँ जी मैंने वही कहा, वो सोल्यूशन गलत है, वरना मैं कुछ और भी डाल सकती थी, वो सोल्यूशन गलत है, आपने कुछ करना है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि कॉपर कैसे कैथोड है, ये जरा पीछे जाते हैं, ये देखें, ये देखो जरा, कॉपर का है पॉजिटिव 0.34, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये जल्दी रिड्यूस होगा, और जो जितनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है वो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होगा। और एल्यूमिनियम जल्दी रिड्यूस नहीं हो सकता, इसके मुकाबले में देखो ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत कम है, ये रिड्यूस होने की एबिलिटी तो रखता ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, तो जो रिड्यूस होता है वो कैथोड के तौर पर काम करता है, और जो रिड्यूस नहीं हो सकता, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड के तौर पर बिहेव करता है। ये जिस बच्ची ने पूछा था उसको क्लियर हो गया, अब वो जरा अपना म्यूट अनम्यूट करें माइक। किसने पूछा था ये, का रुकैया, अच्छा जी, रुकैया दोबारा बता दूं आपको। रुकैया, आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये वाली बात समझ आई कि नहीं, कॉपर वाली। जी मैम मुझे क्लियर नहीं है, अच्छा जी नहीं क्लियर, थोड़ी ठीक फिर से कर देते हैं क्लियर। देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जो मटेरियल आप इस्तेमाल करें ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उस मटेरियल की एबिलिटी को शो करता है, वो कितनी जल्दी रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब क्या है, कि वो किसी चीज से कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉपर का है पॉजिटिव 0.34, यानी कि ये 0.34 और उसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी एबिलिटी है, पॉजिटिव एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेट करेगा। एल्यूमिनियम की है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, कि इसकी एबिलिटी कम है, इसकी एबिलिटी कम है रिड्यूस होने की, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, देना इसके लिए आसान है, इसके लिए लेना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब अगर रिड्यूस होने वाला चीज, दो चीजें हैं ना आपके पास, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर, रिड्यूस जल्दी होने वाला है कॉपर, वो लेना पसंद कर रहा है, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल है, कि वो पॉजिटिव एबिलिटी रखता है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। अब उसकी पॉजिटिव एबिलिटी है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस होगा, और जो चीज रिड्यूस होती है वो कैथोड होती है, जिस पे रिडक्शन होती है या जिसकी जो रिड्यूस हो रहा होता है वो हमेशा कैथोड होता है। रिडक्शन हमेशा कैथोड की होगी, जो रिडक्शन हमेशा कैथोड की होती है। और एनोड कौन सा फिर बन जाएगा, कैथोड कॉपर होगा, तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम क्या होगा, एनोड, क्योंकि सेल के लिए दो ही तो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। आप बताएं। मैम इन टॉपिक्स या चैप्टर या फिजिकल ब्रांच से इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा जी वेरी गुड, ठीक है। इंटरव्यू का भी पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। थोड़ा सा बस मुझे इसका बता दे, रुकइए आपको क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा काम रह गया, फिर डिस्कशन, क्योंकि फिर एंड पे वो 10 मिनट का अलार्म दे देता है मुझे। जी मैम शुक्र है, चले जी, अल्लाह करे अब आपको समझ आ जाए, मैं कहती हूँ कि बच्चे का कोई रह ना जाए, हर किसी ने पैसा लगाया होता है,
तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से लेक्चर निकले हमारे पाकिस्तान से। खैर, आगे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ भी मैंने बात क्लियर कर दी। ये वाला न्यूमेरिकल भी आप नहीं, सॉरी, ये वाली बात अभी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, ये रहती है। तो यहाँ तक मैंने इक्वेशन आप लोग को समझा दी। अब इसका एक न्यूमेरिकल जरा देख लें। ये जरा देखें, कैलकुलेट केसी फॉर द एग्जाम्पल इन 10.5। अच्छा जी, 10.5 नहीं लिखी हुई मैंने। चले मैम आप। ये जो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक का, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव बताया हुआ है या जी इक्विलिब्रियम जी, कांस्टेंट का बताया हुआ ये जी की वैल्यू के लिए हाँ जी, जी की वैल्यू के लिए बताया हुआ है। है? अच्छा यहाँ पे जरा देखें ठीक। तो ये जो इक्वेशन थी ना, E इज इक्वल टू, ये वाली, ई सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ एफ, इसी इक्वेशन का ये एक लिखा हुआ है। ई नॉट इज इक्वल टू, ये मैंने ना 2-3 बुक से भी चेक कर लिया था, ये 0.0592 ही है, 29 नहीं था। उस दिन एक बच्चे ने मुझे कहा था। हाँ, ये जरा देखिए, मैम जरा इक्वेशन देखें। ये इक्वेशन है आर टी एन एफ एल एन एफ के, ठीक है। एन को छोड़ के एफ, आर और टी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो नॉट है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन को बाहर करता है। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन, और आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। इन तीनों को कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकलती है 0.0592, ठीक है। इसलिए उसने, और इसके साथ वो जो एल एन था पीछे वाले का, ये जो एल एन है, इसको लॉग में जब कन्वर्ट किया है तो नीचे हमेशा 2.303 आएगा। उसको भी इसी के साथ रखा, आर टी एफ और 2.303, इन चारों को इकट्ठा कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया 0.0592। अभी अगर कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, आप अभी करके देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये आंसर कैसे आया। अच्छा जी, ये आ गया 0.0592। एन भी आपके पास है, लॉग भी है, केसी रह गया। कहते केसी निकाले उस रिएक्शन की जो पीछे दिया हुआ है, उस ई नॉट, चले मैंने नहीं डाला तो कोई बात नहीं, ये ई नॉट उस सेल का अवेलेबल है 0.320। तो 0.320 लगाया, 0.0592 डिवाइड बाई टू। टू क्यों, ये ना क्लोरीन वाली एग्जांपल थी, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन थे इंक्लूड, क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो फिर ही Cl2 बना सकेंगे। तो ये 2 इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वो एग्जांपल भी साथ कोट करती तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। ये क्लोराइड वाला ही न्यूमेरिकल था। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में। तो बाकी सारी चीजें वैसे ही लगाएं, आंसर आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ केसी की फॉर्म में। लॉग ऑफ केसी, ये 10.8 जो है ना, लॉग ऑफ केसी का है। इसका एंटीलॉग लेंगे तो केसी का आंसर निकल आएगा। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहें ना कि यहाँ पे मैम अब देखें लॉग भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये चीज तो अब नहीं आएगी, आएगी। एंटीलॉग भी आता है, हर चीज आती है। मैंने आपसे कहा कि ये जो पीछे आया था बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का था। उसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या करना था, डेल्टा जी, इसने तो कैसी निकाला ना, उसमें आप लोगों ने ये इधर ई नॉट है, एक जरा पीछे वाली इक्वेशन देखें तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये वाली और ये वाली, ये आया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, इसी तरह से आया था। के उसने दिया हुआ था और उसने कहा था डेल्टा जी निकाल के दिखाएं। तो एल एन लेना तो मुश्किल हो जाता है उसका, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। पता फिर क्या किया जाता है, उसके जोड़े बनाए जाते हैं और 10 का लॉग ले लिया जाता है। मतलब किसी ना किसी तरह से, अगर फॉर एग्जाम्पल 20 है ना, 20 आंसर आया के का, तो आप क्या करते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हो उसको। फिर लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 तो 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 जो है 0.2 रह जाता है। तो तब जाके चीजें आसान होती हैं, आप चीजों को तोड़ के तो फिर आसान करते हो। फिर एक नियरेस्ट आंसर लगाया जाता है इसका, लेकिन आंसर सही होता है नियरेस्ट, अगर तोड़ा जाए उसको। इसके बाद है नर्स इक्वेशन। ये वो इक्वेशन थी जिसमें मैंने कहा था जब आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहती ना, और आप लोगों को एक वैसे ही फॉर एग्जांपल 298 तो हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो 350 पे, 350 कार्बन पे। तो अब तो कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहेगी ना, ही मैं कहती हूँ कि गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, कुछ और ही बता देती हूँ ना। तो फिर जब कहते हैं सेल का जो पोटेंशियल निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा, वो पोटेंशियल जो है वो नर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करके निकाला जाता है। और नर्स्ट इक्वेशन ये है, ई सेल उस वक्त जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, उस वक्त जो सेल का पोटेंशियल होगा वो ई सेल नॉट, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, माइनस 0.0592 ओवर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉग ऑफ कोशेंट। ठीक है, कोशेंट का मतलब ये है कि केसी जिसे आप कहते हो, बेसिकली प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। चैट में किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया, क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अभी तक तो क्लियर है। अगर यहाँ पे भी फिर भी कोई मसला आएगा ना तो वहीं पे रोक लीजिएगा, ठीक है, रोक लीजिएगा मुझे।
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो मैं कह रही हूँ कि आप लोग पोटेंशियल ऑफ सेल निकालते हो, जिसको ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकते हो, ई सेल भी कहते हैं जिसको, ये ई सेल। तो वो जो है वो किस जरिए से निकाल सकते हो, वो नर्स इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हो। आप सिर्फ ये याद रख लो कि ई सेल, जो ई नॉट सेल है ना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ये डायरेक्ट उस फार्मूले से निकालना ही आसान होता है, कैथोड माइनस एनोड वाले से। फिर उसमें से ये फैक्टर माइनस कर देना, ये पूरा फैक्टर। कंसंट्रेशन वो देगा, प्रोडक्ट भी देगा, रिएक्टेंट भी देगा। एक बात अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल पास रखी है तो लिख लें, सॉलिड फॉर्म में किसी भी मटेरियल की एक्टिविटी 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना उसमें लिखा हुआ था ना 1 मोलर, वो इसलिए उस इक्वेशन में ना ये क्वेश्चन वगैरह इसीलिए नहीं आते, ठीक है। बस वो एक लाइन लिख लें, स्टैंडर्ड एक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड कोई भी हो, उसकी एक्टिविटी हमेशा 1 होगी। ये मतलब कंसंट्रेशन जिसे आप लोग कहते हो के सी, सॉरी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना क्यू की जगह, तो प्रोडक्ट अगर सॉलिड होगा तो आप उसको 1 लिखोगे उसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। और नीचे बाकी अगर उस बंदे ने दी हुई है खुद के 0.4 मोलर कंसंट्रेशन का, मैंने ये दिया हुआ है 0.3 मोलर का ये दिया, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन आप खुद प्रोडक्ट के ऊपर रखोगे, रिएक्टेंट की नीचे रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका लॉग लोगे। लॉग लेने के बाद फिर क्या करोगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उन दो मटेरियल्स के दरमियान, रिएक्टेंट के दरमियान, उससे डिवाइड करोगे। फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालोगे, उसमें से इस चीज को माइनस कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, मुझे देखना, ये लास्ट लास्ट स्लाइड है हमारी। तो ये जरा देख लें, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कॉपर सिल्वर सेल। कॉपर और सिल्वर का सेल है, आपको पीछे भी बात हो गई कि कॉपर एज अ कैथोड इस्तेमाल होगा और सिल्वर जो है एज अ एनोड इस्तेमाल होगा, ये पीछे बात हो गई। कंसंट्रेशन इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोलर कॉपर है उसके अंदर। और जबकि जो इतने मोलर कंसंट्रेशन उसकी सिल्वर ये है, और सॉरी कॉपर ये है, ये सिल्वर की है 1 × 10⁻³ और ये कॉपर की है। उसके बाद कहता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 0.46 एंड द सेल रिएक्शन इज दिस। ये रिएक्टेंट है आपके पास, रिएक्टेंट है सिल्वर और कॉपर मिलते हैं, सिल्वर की होगी रिडक्शन और कॉपर, अच्छा उसने खुद ही अपने पास से जनरेट किया, उसने फर्ज किया है एक सेल को। अब जरा इधर नीचे जरा देखें तो कॉपर है प्रोडक्ट के तौर पर, आपने सिर्फ +2 वाले लिखने होते हैं। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे सिल्वर क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा सॉलिड वाले का होता है 1, इधर क्या है ये सॉलिड, प्रोडक्ट में ये दोनों ऊपर आएंगे, तो इसका अगर एक का स्क्वायर ले भी लोगे तो कॉपर +2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो कॉपर +2 ही रहेगा। नीचे क्या आएंगी, सिल्वर का +1 का स्क्वायर और साथ कॉपर, तो सिल्वर +1 का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन कॉपर कहाँ गया, कॉपर की रिएक्टिविटी है 1। सॉलिड कोई भी चीज हो उसको 1 करके आप बेशक खत्म कर दे, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, तो जो 1 1 आना था उसने खुद ही खत्म कर दिया है। अब कॉपर +2 की कंसंट्रेशन इधर लिखी उसने, वो ऊपर से लिख के 1 × 10⁻⁴। नीचे सिल्वर की +1 की 1 × 10⁻³ फिर उसका स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर ये निकाला, इसका लॉग लिया, लॉग लेके इसका आंसर आया है 2, ठीक है। ये देखो 1 × 10⁻², अब आप कहोगे लॉग तो लेना आसान नहीं है, ये देखो आसान हो गया ना। 1 × 10⁻² का मतलब क्या है, 100, तो log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10, तो 10 1। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, लॉग ये 100 है, आप उसके दो जोड़े बना लें, 10 ज़रब 10 कर देंगे उसको, तो लॉग का सूल क्या होता है, जो मल्टीप्लाई हो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, log 10 प्लस log 10, ऐसे हो जाएगा उसका। एक log 10 का एक, दूसरे log 10 का भी एक, एक जमा एक करोगे तो आज जवाब आ गए 2, तोड़ कर इस तरह से आसान हो जाता है काम। आगे इस फैक्टर को जब 2 पे उसने डिवाइड कर लिया तो आंसर ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अगर ना भी करता तो ये 2 इसके 2 से कैंसिल आउट हो जाना था, बाकी आपके पास फिर से वही आ जाना था फैक्टर। लास्ट में उसने स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी खुद दिया हुआ है 0.46, उसमें से इसको माइनस कर लो जवाब आ गया। तो क्या ये बगैर कैलकुलेटर के सवाल नहीं हो सकता, बताएं जरा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी कोई बच्चा बताए मुझे, क्या ये क्वेश्चन कैलकुलेटर के बगैर हुआ है कि नहीं हुआ। जी मैम, कैलकुलेशन है तो इजी। हाँ जी, अगर पीपीएससी में कैलकुलेटर के बगैर सवाल डालते हैं ना तो फिर वो इजी वाला ही डालते हैं। याद याद आपने क्या रखना है, याद आपने फार्मूला रखना है, और ये चीज याद रखनी है कि सॉलिड की रिएक्टिविटी नहीं डाल देनी, कि सॉलिड का तो उसने कोई कंसंट्रेशन ही नहीं दी मुझे, रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है।
तो सॉलिड के लिए आप लोग वन यूज करते हो, ये सॉलिड भी वन गया और ये भी सॉलिड, जहां उसने इक्वेशन में ऐसे डाला ही इसलिए होता है सॉलिड, कि मतलब इसकी रिएक्टिविटी वन कर दो। एक्टिविटी कभी भी सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन शो नहीं करेगी। अच्छा जी, लॉ कन्वर्जन मैं फिर बता देती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो पीपीएससी और मेरा ख्याल केपीएससी में आए हुए थे वो। ये देखें, 1 × 10⁻², 10⁻⁴, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 × 2 = 6, 10⁻⁻6, -6 के ऊपर जाके माइनस +6 हो जाएगा, -4 + 6 10⁻² हो गया। एक मिनट बच्चे, एक स्क्रीन शेयरिंग है हाँ जी, अब आ रही है आपको नजर? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अब मैं जरा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। जी मैम हो रही है। ठीक है, ओके, ये जरा देखें, अगर मैं इसको नहीं लिखा जा रहा, ये देखें वहां पे आया था log, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 × 10, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैम इसको दूसरी तरफ भी कर सकते हैं ना, 2 को पहले ले जाएं और 1 कर लो, log ये 1 आसान plus काम है, log 10। ये कर लो, ये देखो, 2 को पहले ले जाओ। मैम उस तरह जो एक पावर वाला भी तो होता है ना, लॉग का पावर को साइड पे ले आते हैं और फिर लॉग 10 ले लेते हाँ हैं। जी, हाँ वो यही वाला 2 log मेथड। 10, 2 log of 10 = 1। इसका भी 1, इसका भी 1, दरमियान में प्लस, ये भी आ गया। जिस तरह आपका दिल करता है आप वैसे करें। ये फिर वहां पे जो फिजिकल के नहीं होते ना, उनको फिर मसला बेचारों को आ जाता है, लेकिन फिजिकल वालों को फिर भी थोड़ा सा इस चीज का एज मिल जाता है कि हाँ नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो इस चीज से परेशान नहीं होना होता, इसको थोड़ा सा अक्ल से काम लेना होता है और वो हो जाती है सॉल्व चीज। ठीक ठीक है, ये थोड़ा सा इसको लॉ को तोड़े फोड़े ना तो वो निकल आता है। जिस तरह एक दफा ना वो मैम ये क्वेश्चन, तो हम निकाल लेते हैं, हमें ना फार्मूले वहां पे मिक्स हो जाते हैं और समझ नहीं आती क्या किस अच्छा तरह जी, से मतलब करना है, नहीं तो एक दफा न्यूमेरिकल देख के पीओएच हमारी आया तबीयत हुआ खराब था, हो आप जाती यकीन है। करें, पीओएच का एक क्वेश्चन आया हुआ था और उस पीओएच के क्वेश्चन में बच्चे घबरा गए थे कि इसका लॉग कैसे ले कैलकुलेटर के बगैर। तो ये भी चीज देखनी पड़ती है। तो जरा यहाँ पे आए, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन कुछ मैंने वहां से उठाया है, तो ये बहुत बुला रहा है, ये पीडीएफ से निकले हुए हैं। तो ये जरा देखें, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंक्रीज विद द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। और अगर वो अपने आप को रिड्यूस करेगा तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, तो इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा एबिलिटी रखता है किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने की, खुद को इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा उस चीज को, तो जिसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, और खुद को वो रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है दूसरे मटेरियल की ऑक्सीडाइज होने में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे? जी मैम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिल्कुल, होते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। हेलोजेंस। तो अब आपको अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर बताओ, तो आपको ये तो पता चल गया फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो बाकी सब तो इससे कम, ऑर्डर लगा दे। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे नीचे ये इसने बरो ये है सबसे अच्छा, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आयोडीन को यहाँ से काटे, इसने यहाँ पे गलती कर दी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखने में भी कई दफा ना, जब बच्चे टाइप कर रहे होते हैं ना उसका बाहर निकालने में, ये जब बाहर आते हैं तो फिर वो बच्चे डालते हैं, तब उनसे हो जाती है गलती। अच्छा ये देखें, आप आपसे मुझसे कह रहे थे कि मोल्टन केसीएल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो जो मैंने टॉपिक डाले थे, कुछ कह रहे थे कि वो एम ही होंगे, ये जरा देखिएगा, एमसीक्यू देखिए। मोल्टन केसीएल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये किस वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? आयन की वजह से। बहुत से बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं इसका आंसर, हालांकि खुद देखें ये इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, ये कहाँ से आया?
इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्री आयन की वजह से। मैम वो मेटल्स में होगा ना फ्री जी, इलेक्ट्रॉन्स वो वाला तो। कोई एक सिंगल मेटल हो और आप उसके बारे में अगर पूछे तो आप कहेंगे कि हाँ जी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। यहाँ पे एक बच्ची ने ना, हाँ क्रोमियम वाला तो क्लियर हो गया था। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरिक एसिड, ये क्वेश्चन आधा कटा हुआ है लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है। फास्फोरिक एसिड है H3PO4, उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन नीचे वाला कुछ और है, ये आप लोग ना अपनी बुक पे निकाल के ना मुझे आंसर बता दें। H3PO4 एक चीज है, उसमें पी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों ने। -8 + 3 तो +5 हो जाएगा मैम। हाँ जी बिल्कुल। जी मैम +5। अच्छा ये क्वेश्चन 26 है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी मेटल इंक्रीज द मेटालिक नेचर, कह रहा है कि किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। +3 +4, +4 का मतलब है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, +3 का मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो आप बताएं कि उसकी मेटालिक नेचर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। जो चीज जितनी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उसकी मेटालिकसिटी इंक्रीज होती है, उसकी मेटालिक वो नेचर तो ज्यादा होगा मेटालिक हाँ करेक्टर बिल्कुल तो। इंक्रीज होगा। और लास्टली में लिखा हुआ है कॉपर कैन नॉट रिप्लेस, ये अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट वाली सीरीज याद हो तो फिर आप लोगों को पता होगा। कॉपर का पोटेंशियल जो है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव है। तो वो किसी ऐसी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता जिसका नेगेटिव है। सिल्वर का उससे ज्यादा पॉजिटिव था, गोल्ड का भी उससे ज्यादा पॉजिटिव था, इसका मतलब वो इन दोनों को तो रिड्यूस नहीं कर सकता, बल्कि सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यानी इन दोनों से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। तो वो किससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जिंक से छीन सकता है। ठीक है, लेकिन रिप्लेस, सिल्वर और गोल्ड का ज्यादा था। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो आपके जीरो स्टेट में फिर कॉपर रहेगा कि जिंक रहेगा। किस तरह? जीरो स्टेट में फिर कॉपर रहेगा या जिंक रहेगा। इस क्वेश्चन 27 को जरा आप लोगों ने सोचना है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये आप लोग समझ ले, आपकी असाइनमेंट है। ये बड़ा आसान है, थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा। आप सामने आपने ना वो सीरीज खोलिएगा और सीरीज को खोल के ना सामने से देखिएगा। रिप्लेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कॉपर और जिंक है ना, जिंक सल्फेट है मेरे पास, जिंक सल्फेट, इसमें से जिंक निकाल के उसने अपने आप को कॉपर लगाना है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है। इसी तरह आप बाकी भी देखें, सिल्वर सल्फेट है आपके पास और गोल्ड सल्फेट मतलब Au और एरम सल्फेट भी है और जिंक सल्फेट, ये तीनों है। ठीक है, सबका सल्फेट ही ले लें, आपको समझ हो जाएगी। तो कॉपर किसको रिप्लेस कर सकेगा और किसको नहीं कर सकेगा, ये आपने मुझे बताना है। अगर तो कॉपर खुद +2 में चेंज हो गया तो वो रिप्लेस कर देगा। अगर कॉपर +2 में खुद ना चेंज हो पाया तो फिर वो रिप्लेस नहीं कर सकता उस मेटल को। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, शायद किसी ने चैट में दे भी दिया हो। फर्स्ट, मैम अगर वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता तो फिर कॉपर खुद ही जीरो में रहेगा जी ना। जी, इसका जवाब जिंक ही है। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक, जिंक को ये जिंक सल्फेट से नहीं निकाल सकता क्योंकि कॉपर जीरो स्टेट में रहना पसंद करेगा। जिंक को तो ये खुद ही कहेगा कि तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, और ये खुद को रिड्यूस करेगा। फर्स्ट जो दो एमसीक्यूज हैं, अच्छा याद रखने की कोई भी ना, वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सीरीज से डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो बहुत आसान वाले पेयर, ये कॉपर और जिंक का पेयर तो बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है। 2012 से लेके अभी तक 2023 तक जितने पेपर हुए सब में यही आता है, कॉपर और जिंक, तो इसमें तो कॉपर ही कैथोड होता है। तो सीरीज नहीं याद रखनी है आपने, सिर्फ हाइड्रोजन का जीरो याद रखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट का याद रखना है, और कॉपर जिंक का याद रख लें, इन्हीं दोनों का पूछते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी ये फर्स्ट ट्रू एमसीक्यू जो कह रहे हैं ना, ट्रू वाला, ये जो मोल्टन स्टेट वाला केसीएल वाला मैंने बताया ना बच्चे, ये केसीएल एक आयनिक कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, ये आयनिक कंडक्टर है। और मैंने कहा था आयनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्री आयंस, आयंस ऑफ दैट केटाइन एंड एनाइन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ मेटल्स में कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेटल में अगर कंडक्टिविटी होगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, अगर आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी होगी तो वो फ्री आयंस की वजह से होगी। और ये जो ऑक्सीडाइज, मैम इसके साथ एक चीज होती है एक्वस सॉल्यूशन की जो होती है कंडक्टिविटी या उसका जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे उसको हम जब हम एक्वस फॉर्म में मतलब कर रहे होते हैं एनालाइज, तो फिर वहां पे अगर प्रोडक्ट्स को वो
करना हो, प्रिडिक्ट करना हो कि कैथोड पे क्या चीज जाएगी और एनोड पे, तो उसके लिए कोई ट्रिक है? हाँ जी, देखे ना, अगर तो वो एक्वा सोल्यूशन अगर किसी चीज का बनाया है, मिसाल के तौर पर जिंक सल्फेट ही कह लें, तो जिंक पॉजिटिव 2 में ही कन्वर्ट होगा डेफिनेटली, और सल्फेट जो है SO4 -2 में। तो नेगेटिव वाला एनाइन है, एनाइन किसकी तरफ जाएगा? एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ के कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूँ, वैसे आता ही वो ऐसे है। ठीक है, और कैथोड की ऊपर उसकी रिडक्शन होनी होती है, तो वो नहीं मैम, उसमें ना ये लिखा हुआ था बुक में कि मतलब साथ में वाटर भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो कहीं कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाती है, और कहीं पे जो है ना वो हाँ आइंस जो जिंक और सल्फेट या इस तरह से, मतलब कोई भी सोडियम वाला हम ले लें, वो सोल्यूशन में रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं कह रही थी भी कोई मतलब इसकी प्रॉपर याद रखने के लिए, ताकि भाई। हाँ हाँ, वो अगर तो पता है क्या होता है, जब आप लोग मास ट्रांसफर पढ़ते हो ना, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मास ट्रांसफर, तो वो इसको ना, इसको प्रिकॉर्ड करने के लिए, कि मतलब कि आप लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए ना, कि वाटर ना जाए, हमारा अपना मटेरियल जो हम यूज करना चाह रहे हैं या जिसकी स्टडी करना चाह रहे हैं ना, वो जाए, उसके लिए प्रिकॉशंस होती हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, वो प्रिकॉशन फॉलो करनी पड़ती है, वरना क्या होगा, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव जो है वो, और लेकिन ना इनका पोटेंशियल अपना जो हाइड्रोजन का, वो तो जीरो है, वो तो हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा, उसका तो उससे पोटेंशियल पे कोई फर्क ही नहीं जी मैम। पड़ेगा। और जो OH है ना, OH उसका ऑक्सीजन का पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर में बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल खासा है। तो जो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही होती है ना, जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, इतनी जल्दी नहीं निकलती। तो ये वाली चीजें मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं करती, इसका पोटेंशियल आप लोगों को मेयर करना बस डायरेक्ट फार्मूले से ही आना चाहिए। और जो पहला है MCQ, वो बच्ची ने पूछा हुआ, तो वो पहला बच्चे मैंने कहा जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो दूसरे को उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उस चीज की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उतनी ही आसानी से दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर लेगा, छीन लेगा ना उससे इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक सीरीज में, बल्कि वो सीरीज में भी सबसे ऊपर फ्लोरीन ही लिखा हुआ था, उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो दूसरे से फौरन इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस करेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये इस चीज का बस किया था मैंने, और कोई जिक्र नहीं किया। जी, 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया है। ठीक है जी, अब खत्म मैम, हो गया। इसकी कोई असाइनमेंट वगैरह तो दे दीजिएगा जी, कोई। मैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी। ये वाला मॉड्यूल आज खत्म हुआ, अल्लाह अल्लाह करके ठीक है। फिर अगला न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा। ओके ठीक मैम। है, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। और मैम, इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगी मुझे?